नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है अपवाह तंत्र एवं अपवाह प्रतिरूप। और इस टॉपिक का पहला खंड हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, यानी इसके पार्ट 1 में हमने अपवाह तंत्र से जुड़े हुए जो भी कंसेप्ट थे, जो बातें थीं, जो प्रमुख अवधारणाएं थे, उनको हमने देख लिया था। उससे संबंधित जो उदाहरण थे उनको भी हमने डिटेल में देखा था। अब इसी के पार्ट 2 में यानी खंड 2 में हम क्या करेंगे कि अपवाह प्रतिरूप से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, उनकी चर्चा करेंगे। और आज के इस एपिसोड में हम किन बातों की चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर अपवाह प्रतिरूप कहने का तात्पर्य क्या होता है। दूसरी जो बात होगी कि हम देखेंगे कि आखिर अपवाह रेखा क्या होती है, अपवाह रेखा जाल क्या होता है, और इसके आधार पर हम अपवाह प्रतिरूप को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे परिभाषित कर सकते हैं। और इसी के साथ हम ये भी देख लेंगे कि किसी भी अपवाह प्रतिरूप को कौन से कारक प्रमुख रूप से प्रभावित करते हैं, और अलग अलग नदियों के जो अपवाह प्रतिरूप बनते हैं उनकी विशेषताओं के आधार पर, उनकी व्यवस्था के आधार पर जो अपवाह प्रतिरूप है उसके कितने प्रकार हो सकते हैं, यानी अपवाह प्रतिरूप का जो वर्गीकरण होता है उसको हम देखेंगे। विभिन्न जो अपवाह प्रतिरूप हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं और उनके उदाहरण कौन से हैं, यानी अपने देश में कौन सी नदियां हैं जो इस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। तो इन सारी बातों की चर्चा आज के इस एपिसोड में हम डिटेल में करेंगे। तो अब बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर अपवाह प्रतिरूप होता क्या है, यानी ड्रेनेज जो पैटर्न होता है ये क्या होता है। तो जैसे हमने अपवाह तंत्र को डिफाइन किया था और उसका मीनिंग हमने समझा था कि किसी भी अपवाह क्षेत्र या किसी प्रदेश में किसी नदी का जो उद्भव होता है, जो ओरिजिन होता है, और समय के साथ उसका जो विकास होता है उसको हम स्टडी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। ठीक वैसे ही जो अपवाह प्रतिरूप होता है, इस अपवाह प्रतिरूप के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र के अगर हम बात करें तो किसी क्षेत्र या प्रदेश में, किसी भी रीजन में वहाँ की जो नदियाँ हैं, तो इस क्षेत्र की जो नदियाँ होती हैं या जो नदियाँ हैं उनके ज्यामितीय स्वरूप, यानी इनका जो ज्यामितीय स्वरूप होता है जिसको हम बोल सकते हैं ज्योमेट्रिकल शेप, और इसी के साथ इन नदियों का जो स्थानीय व्यवस्था है, यानी इनका अरेंजमेंट क्या है, यानी इनकी उस स्थान के संदर्भ में व्यवस्था क्या है, जिसको हम बोलते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट। तो इन दो चीज़ों का जो अध्ययन करते हैं, इन दोनों का क्या है कि हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि अपवाह प्रतिरूप के अंतर्गत हम किसी भी अपवाह क्षेत्र या किसी प्रदेश में स्थित नदियों के ज्यामितीय स्वरूप, उनके ज्योमेट्रिकल शेप और उनका जो अस्थायी व्यवस्था है, जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, उसका अध्ययन करते हैं। अब इसी को थोड़ा सा और डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर कोई नदी है या किसी भी अपवाह क्षेत्र में यदि कोई नदी है तो उस नदी का कोई रैखिक स्वरूप होगा, रैखिक स्वरूप होगा, यानी उसका लीनियर शेप होगा। और जो लीनियर शेप होता है, जो रैखिक स्वरूप होता है, इसी को अपवाह रेखा बोलते हैं, इसी को अपवाह रेखा बोलते हैं, यानी ड्रेनेज लाइन बोलते हैं। और अगर एक से अधिक यानी कई अपवाह रेखाएं मिल जाए, यानी यदि कई अपवाह रेखाएं आपस में मिल जाए तो इनके मिलने से जिस शेप का, जिस आकृति या जिस स्वरूप का निर्माण होता है उसको अपवाह रेखा जाल बोलते हैं, अपवाह रेखा जाल बोलते हैं। और किसी भी नदी बेसिन के
या नदी बेसिन में जो अपवाह रेखा जाल है, इसके दृश्य स्वरूप को किसी भी नदी बेसिन में जो अपवाह जाल है उसके विजिबल जो फॉर्म होते हैं, जो शेप होते हैं, उसी को हम अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। तो देखिए कैसे डिफाइन हो रहा है कि कोई भी नदी है उसका लीनियर शेप होगा। जैसे अगर ये रिवर है तो ये क्या हुई, तो इसका एक रैखिक स्वरूप हुआ। और अगर ये जो अपवाह रेखा बन रही है और इससे क्या हो कि एक से अधिक अपवाह रेखा इसमें शामिल हो जाए, तो इनके मिलने से क्या होगा कि एक अपवाह रेखा जाल बनेगा। और यदि हम किसी नदी बेसिन के संदर्भ में इसको देखें, यानी इसका जो विजुअल शेप है, यानी इसका जो दृश्य स्वरूप है, तो उसी को हम अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। जैसे ये इमेज है, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये क्या है कि एक लीनियर लाइन है जो क्या है, एक तरह से इसके क्या तना का वर्क करे। यानी जैसे वृक्ष होता है, ट्री होता है, तो उसमें जो मूल शाखा है ये क्या है, तना है। और जो सहायक और उप सहायक नदियां हैं वो इसकी क्या है, शाखाओं की तरह दिख रही हैं। और इसी के आधार पर जो प्रतिरूप बनता है उसको हम एक खास नाम दे सकते हैं, जिसको हम वृक्षाकार प्रतिरूप बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। तो देखिए हमने डिफाइन किया कि कैसे अपवाह प्रतिरूप निर्धारित होता है, तो ये हमने देख लिया और इस पे उदाहरण भी देख लिया। तो इस तरह से ये हो गया कि आखिर ड्रेनेज पैटर्न होता क्या है। अब दूसरी जो बात होती है कि हमने पढ़ा था कि जो अपवाह तंत्र था तो उसको कई कारक प्रभावित करते थे। ठीक उसी के तर्ज पे जो अपवाह प्रतिरूप है, जो अपवाह प्रतिरूप होता है, तो इसको भी कुछ कारक प्रभावित करते हैं। तो अपवाह प्रतिरूप को अगर हम प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें कि कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी ड्रेनेज पैटर्न को अफेक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, तो इसमें जो सबसे पहला कारक होता है, तो किसी भी अपवाह क्षेत्र या उस प्रदेश में जो वहाँ की स्थलीय प्रकृति है, या कह सकते हैं कि उस अपवाह क्षेत्र की जो चट्टानी संरचना होती है, जो चट्टानी संरचना होती है वो क्या है कि उस क्षेत्र या उस अपवाह के तंत्र का जो प्रतिरूप होता है उसको प्रभावित करती है। यानी कि वहाँ जो चट्टानी संरचना है वो नर्म है या बहुत ही हार्ड है, यानी कठोर है, तो वहाँ उसकी विशेषताओं के आधार पर जो अपवाह प्रतिरूप होता है वो निर्धारित होता है। जो दूसरा कारण है वो है वहाँ अपक्षय और अपर्दन, जो वेदरिंग होता है और जो इरोजन होता है उसकी स्थिति क्या है। तो ये भी क्या करता है कि किसी भी क्षेत्र के अपवाह प्रतिरूप को प्रभावित करता है, क्योंकि यदि वहाँ बड़े स्तर पे अपक्षयण हो रहा है, वेदरिंग हो रहा है या फिर इरोजन हो रहा है, तो वहाँ का जो अपवाह प्रतिरूप होगा, जैसे आप देखते होंगे कि किसी खास क्षेत्र में जहाँ पर बड़े स्तर पे ये क्रियाएं होती हैं, तो वहाँ जो अपवाह प्रतिरूप है वो एक समय के बाद परिवर्तित हो जाता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, ये भी एक प्रमुख कारण है अपवाह प्रतिरूप को प्रभावित करने वाला। और इसके साथ जो जलचक्र की प्रक्रिया है, यानी जो जलचक्र है, हाइड्रोलॉजिकल जो साइकिल है, वो भी क्या है कि अपवाह प्रतिरूप को प्रभावित करता है। और इन सभी के साथ उस स्थान की जो भूगर्भिक संरचना है या जो भूगर्भिक इतिहास होता है, तो इसी के साथ क्या है कि भूगर्भिक जो संरचना होती है या फिर उसका जो हिस्ट्री होता है, इतिहास होता है, वो भी क्या है कि उस क्षेत्र के अपवाह प्रतिरूप को प्रभावित करता है। तो इस तरह से क्या है कि ये सारे कारक हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रदेश या क्षेत्र के अपवाह प्रतिरूप को प्रभावित करते हैं। तो ये हमने देख लिया कि आखिर अपवाह प्रतिरूप होता क्या है, अपवाह रेखा क्या होती है, अपवाह रेखा जाल क्या होता है, और उसके आधार पर हमने देखा कि अपवाह प्रतिरूप कैसे निर्मित होता है। और फिर हमने देख लिया कि अपवाह प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले या इसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
प्रभावित करने वाले कौन से प्रमुख कारक हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हुआ। अगला जो पॉइंट होगा वो होगा कि हम ये देख लें कि जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जो अपवाह क्षेत्र हैं या कोई प्रदेश है, तो वहाँ की नदियों की विशेषताएं या उनका जो ज्यामितीय स्वरूप होता है, उनके आधार पर और उनके स्थानीय व्यवस्था के आधार पर जो अपवाह प्रतिरूप हैं वो कितने प्रकार से बन सकते हैं। यानी अपवाह प्रतिरूप का अगर हम वर्गीकरण करें तो इन नदियों के व्यवस्था के आधार पर विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। लेकिन जो कुछ प्रमुख अपवाह प्रतिरूप हैं उनकी हम चर्चा कर लेंगे, उनकी विशेषताओं को देख लेंगे। जैसे हम बात करें कि कौन कौन से प्रमुख अपवाह प्रतिरूप होते हैं, तो पहला होता है वृक्षाकार प्रतिरूप, जिसको डेंड्रेटिक पैटर्न बोलते हैं। और दूसरा है समानांतर प्रतिरूप, जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है, पैरेलल पैटर्न। तीसरा है जालीनुमा प्रतिरूप, जिसको ट्रेलिस पैटर्न बोलते हैं। अगला है आयताकार प्रतिरूप, जिसको रेक्टेंगुलर पैटर्न बोलते हैं। अगला है आरी प्रतिरूप या इसी को अपकेंद्री अपवाह प्रतिरूप भी बोलते हैं, जिसको सेंट्रीफ्यूगल या रेडियल पैटर्न बोलते हैं। इसी के साथ केंद्रोन्मुखी या अभिकेंद्री प्रतिरूप होता है। वृत्ताकार प्रतिरूप होता है, जिसको वलयाकार प्रतिरूप भी बोलते हैं, यानी जिसको एनुलर पैटर्न बोलते हैं। फिर कंटकी प्रतिरूप होता है, जिसको बारबेट पैटर्न बोलते हैं। परनुमा अपवाह प्रतिरूप होता है। फिर हेरिंग अस्थि, जो मछली होती है हेरिंग, उसकी संरचना के आकार में भी अपवाह प्रतिरूप बनते हैं। और कुछ ऐसे प्रतिरूप होते हैं जिनको हम स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं कर सकते कि आखिर ये किस प्रकार का प्रतिरूप है, तो उनको हम अनिश्चित अपवाह प्रतिरूप या फिर उनको इनडिटर्मिनेट ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। तो देखिए, ये कुछ प्रमुख अपवाह तंत्र प्रतिरूप हैं जिनको हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। अब सबसे पहला प्रतिरूप हम देख लेते हैं। जो पहला है वो है वृक्षाकार प्रतिरूप, जिसको हमने पहले ही देखा, जिसको हम डेंड्रेटिक पैटर्न बोलते हैं। तो ये जो अपवाह प्रतिरूप होता है ये मुख्य रूप से क्या है कि एक ट्री शेप में निर्मित होता है। जैसे हमने बताया था कि कोई एक रिवर होगी जो क्या होगी कि मुख्य तने के रूप में होगी, और उसकी जो सहायक नदियां होंगी या जो उप सहायक नदियां होंगी, ये क्या है कि इसकी उप शाखाएं या कह सकते हैं शाखाओं के रूप में होती हैं। तो इस प्रकार का जो पैटर्न बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेंड्रेटिक पैटर्न बोलते हैं। और अगर हम बात करें कि आखिर इस पर किसका प्रभाव होता है, तो इस पे चट्टानी जो संरचनाएं हैं उनका कोई खास या कह सकते हैं कि संरचना जो होती है, संरचना का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन इस प्रकार की जो प्रतिरूप बनता है, यानी जो अपवाह प्रतिरूप बनता है, ये ग्रेनाइट वाली जो संरचनाएं होती हैं, यानी जो ग्रेनाइट युक्त जो सतह होती है, वहां पर खास रूप से ये प्रतिरूप देखने को मिलता है। और अगर इसके उदाहरण की हम बात करें तो भारत में जो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र है, छोटा नागपुर पठार है, तो यहाँ पर जो नदियां हैं वो खास रूप से इस प्रकार के प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। और इसी के साथ जो दक्षिण भारत है या यहाँ की जो कुछ नदियां हैं, जैसे गोदावरी है, गोदावरी, कृष्णा, ये नदियां क्या है कि ये डेंड्रेटिक पैटर्न निर्मित करती हैं। तो इस आधार पे हमने देख लिया कि आखिर वृक्षाकार प्रतिरूप क्या होता है। अब इसके साथ दूसरा जो प्रतिरूप है वो है आपका समानांतर प्रतिरूप, यानी पैरेलल पैटर्न। नाम से ही आप देख रहे होंगे कि ये पैरेलल कह रहा है, यानी इसमें क्या है कि ये दिखा रहा है कि कुछ नदियां हैं जो एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है, समानांतर है। तो ठीक ये ऐसे ही है, इसका या इस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का जो विकास होता है वो तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में होता है। ये कहाँ होता है, तो ये तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में होता है। और जहाँ क्या है कि जो मुख्य नदी होती है और उसकी जो सहायक नदियां होती हैं वो आपस में मिलने से पहले
काफी दूर तक क्या होती हैं, एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती हैं और उसके बाद क्या होती हैं, एक दूसरे से जाकर मिल जाती हैं। अगर इस प्रतिरूप के उदाहरण की हम बात करें तो भारत में बात करें तो भारत में जो गंगा है, या कह सकते हैं कि जो ऊपरी गंगा है, अपर गंगा प्लेन है, ऊपरी गंगा की जो नदियां हैं वो क्या करती हैं कि इस प्रकार के पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न का निर्माण करती हैं। अगला जो है वो है जालीनुमा प्रतिरूप, यानी ट्रेलिस पैटर्न। नाम से ही आप देख रहे होंगे कि ये जाल की तरह कुछ बनी होंगी, यानी ये एक तरह से आप देख रहे होंगे कि ये इमेज दिख रहा है, ये जालीनुमा प्रतिरूप बनाती हैं। इनकी विशेषताएं क्या है कि ये उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां जो चट्टानें हैं वो क्या होंगी, या तो बहुत कड़ी होंगी या फिर मुलायम होंगी, और इन्हीं के साथ किसी खास दिशा में ये क्या होंगी, इंक्लाइंड होती हैं, झुकी हुई होती हैं, और इन्हीं के द्वारा जालीनुमा प्रतिरूप निर्मित होता है। और इस अपवाह प्रतिरूप में जो मुख्य नदी होती है और जो उनकी सहायक नदियां हैं, जो ट्रिब्यूटरीज हैं, और उसी के साथ जो उप सहायक नदियां हैं, ये आपस में एक दूसरे से क्या है कि समकोण पर आकर मिल जाती हैं। देखिए, तो ये क्या है कि ये जालीनुमा प्रतिरूप निर्मित होता है। तो इस तरह से क्या है कि हमने देख लिया कि जालीनुमा प्रतिरूप क्या होता है। अब अगला जो प्रतिरूप है वो है आयताकार, यानी रिक्टेंगुलर। जैसे आप देखते होंगे कि जो रिक्टेंगल होता है, आयत होता है, तो उसी शेप में क्या है कि ये प्रतिरूप निर्मित होता है, और इसका विकास समानता उन क्षेत्रों पर होता है जहां पर चट्टानों में जो संधियां हैं, यानी जो ज्वाइंट्स होते हैं, वो आयत के आकार में निर्मित होते हैं। तो उस प्रकार के क्षेत्र में क्या है कि आयताकार प्रतिरूप निर्मित होता है। और अगर इसके उदाहरण की बात करें तो अपने देश में जो बिहार राज्य है, इसके पलामू डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार के प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो भारत में जो कोसी नदी है, जो सतलुज नदी है, कोसी, और कोसी के साथ ही क्या है कि जो सतलुज नदी है, ये दोनों भी क्या है कि इस प्रकार के आयताकार प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। तो ये हमने देख लिया। अगला जो प्रतिरूप है वो क्या है, वो है अपकेंद्री या अरीय प्रतिरूप, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल या फिर रेडियल पैटर्न बोलते हैं। तो देखिए, जैसे हम पढ़ते हैं कि अपकेंद्री बल होता है, ठीक उसी प्रकार क्या है कि ये फोर्स होता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि अपकेंद्री बल में क्या होता है कि जो बल लगता है वो बाहर की तरफ लगता है, ठीक उसी पैटर्न पे क्या है कि ये प्रतिरूप निर्मित होता है। यहाँ क्या होता है कि जो नदियां होती हैं वो अंदर से बाहर की तरफ प्रवाहित होती है, और यह जो अपवाह प्रतिरूप होता है ये मूल रूप से क्या है कि जो गुंबदाकार पर्वत होते हैं, जो ज्वालामुखी शंकु वाले क्षेत्र होते हैं, वहीं पर देखने को मिलते हैं। और उसके शीर्ष भाग से, यानी जो सबसे ऊंचा वाला भाग होता है, वहीं से नदियां निकलकर सभी दिशाओं में क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। और इस प्रकार से क्या होता है कि अपकेंद्री या उसी को हम रेडियल पैटर्न बोलते हैं। और अगर हम भारत में बात करें कि इसके प्रमुख उदाहरण कौन है, तो भारत में जो पारसनाथ पहाड़ी है, जो अमरकंटक है, यहां से जो नदियां निकलती हैं, या इन्हीं के साथ अगर हम बात करें तो जो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र है, छोटा नागपुर पठार है, तो यहां से जो नदियां निकलती हैं ये क्या है, ये कौन सा प्रतिरूप निर्मित करती है, तो ये अपकेंद्री या फिर अरीय प्रतिरूप निर्मित करती है। और सामान्य तौर पे अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में जो नदियां हैं वो सामान्य तौर पे अपकेंद्री या अरीय प्रतिरूप का ही निर्माण करती है। यानी अगर श्रीलंका की नदियों के ड्रेनेज पैटर्न को आप देखेंगे तो वहां पर रेडियल पैटर्न सामान्य तौर पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि आखिर केंद्रोन्मुखी या फिर अभिकेंद्री प्रतिरूप होता क्या है, यानी सेंट्रीपिटाल जो ड्रेनेज पैटर्न है वो कैसा होता है। तो जैसे हमने अरीय प्रतिरूप पढ़ा,
उसमें क्या था कि जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, तो ये क्या है कि सेंटर से बाहर की ओर नदियों का प्रवाह हो रहा था, यानी किसी भी पर्वत के शीर्ष से बाहर की तरफ नदियों का एक प्रतिरूप बन रहा था। ठीक उसके प्रतिरूप के विपरीत में ये क्या होता है कि केंद्रोन्मुखी या फिर कह सकते हैं अभिकेंद्री प्रतिरूप का निर्माण होता है। और ये मूल रूप से क्या है कि अंतःस्थली जो अपवाह होता है उन क्षेत्रों में ये निर्मित होता है। और अगर इसके शेप की बात करें, जैसे आप देख रहे होंगे कि ये सारी नदियां क्या है, एक केंद्र की ओर अभिमुख हैं, और इसी के आधार पर इसका नाम पड़ा है सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, यानी अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप। और इसी के आधार पर अगर हम बात करें तो इस अपवाह प्रतिरूप में जो नदियां हैं वो चारों ओर की जो उच्च भूमि होती है, यानी अगर हम बात करें तो ये चारों तरफ क्या है, ये उच्च भूमि है, ये यहाँ के हाईलैंड है, और यहाँ से प्रवाहित होकर ये एक तरफ केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। और इस तरह से जिस अपवाह प्रतिरूप का निर्माण होता है उसी को हम केंद्रोन्मुखी या फिर अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात करें, अगर भारत में बात करें तो भारत में जो लद्दाख वाला क्षेत्र है, जो लद्दाख पठारी क्षेत्र है, यहाँ की जो नदियां हैं वो इस प्रकार के प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। और अपने पड़ोसी देश नेपाल में अगर हम बात करें तो नेपाल में जो काठमांडू घाटी है, जो नेपाल में काठमांडू घाटी है, यहाँ पर भी इस प्रकार के केंद्रोन्मुखी अपवाह प्रतिरूप देखने को मिलता है। तो ये हमने देख लिया। अगला जो प्रतिरूप है वो है वृत्ताकार या फिर वलयाकार प्रतिरूप, यानी इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एनुलर पैटर्न। इस प्रकार के प्रतिरूप में जो नदियां हैं वो पर्वतों का क्या है, परिक्रमा करते हैं, यानी अगर कोई पर्वत है तो उसके चारों तरफ ये प्रवाहित होती हैं। और इस प्रकार का जो प्रतिरूप निर्मित होता है उसी को सर्कुलर या फिर कह सकते हैं एनुलर प्रतिरूप हम बोलते हैं। और इसमें अगर हम बात करें अपने देश में कि कहाँ इस प्रकार के प्रतिरूप देखने को मिलते हैं, तो जो किऊल नदी है, मुंगेर में अगर आप जाएंगे, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर एक नदी मिलेगी किऊल। ये क्या है कि यहाँ पर मणिहारी पहाड़ एक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये जैसे पहाड़ है, मणिहारी पहाड़ है, और इसी के चारों तरफ किऊल नदी परिक्रमा करती है और इसी के द्वारा वृत्ताकार या फिर वलयाकार प्रतिरूप का निर्माण करती है। और इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं कि ये पर्वत है और इसके चारों तरफ क्या है कि ये नदी परिक्रमा कर रही है, तो इस तरह से जो प्रतिरूप निर्मित होता है उसको हम वलयाकार प्रतिरूप कहते हैं। अगला जो प्रतिरूप है वो है कंटकी प्रतिरूप, जिसको हम क्या बोलते हैं, बारबेड पैटर्न। इसकी विशेषता क्या होती है कि जब मुख्य नदी के ऊपरी भाग में जो विभिन्न सहायक नदियां हैं या जो जलधाराएं हैं वो आपस में मिलती हैं, जिनके प्रवाह की जो दिशा है वो मुख्य नदी के विपरीत होती है। जैसे आप देखेंगे कि ये क्या है कि ये मुख्य नदी है और इससे जो मिलने वाली जितनी भी नदियां होंगी उनकी जो दिशा होगी वो मुख्य नदी की अपोजिट होंगी, यानी उसके विपरीत होंगी। तो ये क्या हुई, ये मुख्य नदी हुई। और इससे जो मिलने वाली सहायक नदियां हैं, ये देखिए ये सारी सहायक नदियां हैं, तो इनकी जो दिशा है ये मुख्य नदी के ठीक विपरीत है। और इस प्रकार के जो प्रतिरूप बनते हैं उन्हीं को कंटकी या बारबेड प्रतिरूप बोलते हैं। और यह प्रतिरूप सामान्य रूप से जो सरिता अपहरण वाले क्षेत्र होते हैं, यानी एक नदी का जो अध्यारोपण होता है, उसका अपहरण होता है, उन क्षेत्रों में, या कह सकते हैं कि इस प्रकार के सरिता अपहरण वाले जो क्षेत्र हैं, सरिता अपहरण वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर इस प्रकार के प्रतिरूप का निर्माण सामान्य तौर पे देखने को मिलता है। और अगर इसके उदाहरण की बात करें तो भारत में जो सिंधु नदी है, सिंधु है, सतलुज है, ब्रह्मपुत्र है, ये सारी जो नदियां हैं ये क्या है कि ये बारबेड पैटर्न निर्मित करती है, यानी जो कंटकी अपवाह प्रतिरूप है उसका निर्माण करती है। अगला जो अपवाह प्रतिरूप है वो है परनुमा अपवाह प्रतिरूप, जिसको हम पीने ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। और आपके सामने ये क्या है कि इमेज या इसका ज्यामितीय स्वरूप
दर्शाया गया है। अब देखिए इसमें क्या है, और ये मूल रूप से क्या है कि पक्षियों के जो पंख होते हैं, जो बर्ड्स के जो पक्षी होते हैं उनके जो पंख होते हैं उन्हीं के आकार में ये निर्मित होते हैं, यानी इनका जो शेप होता है वो पक्षियों के पंख के आधार पर होते हैं। और इस प्रकार के किसी भी प्रतिरूप का जो विकास होता है वो खड़े ढाल वाली जो श्रेणियां होती हैं, जो खड़े ढाल वाली जो पर्वत श्रेणियां होती हैं, या कह सकते हैं कि जो तीव्र ढाल होता है, यानी जो यहां पर स्लोप होगा वो शार्प होगा। तो तीव्र ढाल वाले जो श्रेणियां हैं वहीं पर इस प्रकार के अपवाह तंत्र का निर्माण होता है। अगला हम देख लेते हैं, अगला क्या है, हेरिंग अस्थि अपवाह प्रतिरूप। ये भी एक ड्रेनेज पैटर्न होता है, यानी कि जो हेरिंग मछली होती है उसके बोन्स, यानी जैसे अगर आप देखेंगे कि जो हेरिंग मछली होती है वो अगर उसके बोन्स को आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से उसके अंदर के जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं। तो इस प्रकार की अगर कोई संरचना बनती है, यानी नदियों के निर्मित होने से अगर कोई ज्यामितीय स्वरूप हेरिंग मछली के ढांचे के आकार में बनता है तो उसी को हम हेरिंग अस्थि अपवाह स्वरूप कहते हैं। और इसका जो विकास होता है वो भी क्या होता है कि तेज या तीव्र ढाल वाले जो भी ढाल होंगे वो तीव्र होते हैं, वहां पर इस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का विकास होता है। या ये भी कह सकते हैं कि ये तीव्र ढाल वाली जो श्रेणियां होती हैं उनके मध्य में इनका विकास होता है। और अगर भारत में इसके उदाहरण की बात करें तो जो झेलम नदी है वो क्या है कि हेरिंग अस्थि, अगर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो उसका स्पष्ट उदाहरण आपको मिलेगा झेलम नदी के द्वारा। अगला जो प्रतिरूप है वो है अनिश्चित अपवाह प्रतिरूप। जैसे हमने अभी तक जितने अपवाह प्रतिरूप देखे उनका कोई ना कोई शेप था, कोई ज्यामितीय स्वरूप था, उनमें एक आपस में व्यवस्था थी। लेकिन जब किसी स्थान विशेष पर नदियां कुछ इस तरह से आपस में आकर मिल जाए कि उनका जो ज्यामितीय स्वरूप है वो स्पष्ट हम न कर पाए, या उनकी जो व्यवस्था है उसको हम स्पष्ट न कर पाए, यानी उसको हम डिटरमाइन न कर पाए, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि वो एक अनिश्चित व्यवस्था होगी। तो इस प्रकार का जो अपवाह प्रतिरूप बनता है तो उसी को हम अनिश्चित अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं, या फिर उसको अंग्रेजी में इनडिटर्मिनेट ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। और अगर इसके उदाहरण की बात करें तो आप फिनलैंड में जाएंगे, फिनलैंड जो देश है यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ जो भी अपवाह प्रतिरूप आपको देखने को मिलेंगे तो वहां पर इसी प्रकार के अपवाह प्रतिरूप देखने को मिलेंगे, जहां नदियों का जो ज्यामितीय स्वरूप है या उनकी जो स्थानीय व्यवस्था है वो स्पष्ट नहीं हो पाएगी। ये नहीं स्पष्ट हो पाएगा कि उस क्षेत्र में जो नदियां हैं वो किस प्रकार का स्वरूप निर्मित कर रही हैं। तो ये इसका उदाहरण हुआ। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो ज्यामितीय आधार पर और जो स्थानीय व्यवस्था के आधार पर नदियों के हमने ड्रेनेज पैटर्न या कह सकते हैं अपवाह प्रतिरूप को देखा कि आखिर अपवाह प्रतिरूप होता क्या है, ये कैसे निर्मित होता है, कौन से कारक इनको प्रभावित करते हैं और कौन से अपवाह प्रतिरूप बनते हैं। इन सारे तथ्यों को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। इससे जुड़े हुए जो प्रश्न होंगे इसके अगले सेगमेंट में हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही। नए सेशन में नए तथ्यों के साथ, नए कंसेप्ट के साथ हम फिर मिलेंगे। तो आप हमारे साथ आज बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।